नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टमाटर की खेती की पूरी जानकारी। तो टमाटर की खेती करने के लिए किस तरह से सही किस्म का प्रयोग करें, किस तरह से खेती करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ जैविक और रासायनिक खादों का किस तरह से मिश्रण करके प्रयोग करें जिससे आप बम्पर पैदावार के साथ साथ निरोगी और बेहतरीन क्वालिटी की फसल प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टमाटर ऐसी फसल है जो लंबे समय तक चलती है। तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका नाम है, सोलेनेसी कुल की है। हालांकि आलू और टमाटर एक ही कुल की फसलें हैं। आलू पर हम बहुत सारे वीडियो देते रहते हैं। आज आपकी डिमांड पर टमाटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा था। हालांकि टमाटर का चक्र अप्रैल मई से शुरू होकर के और सितंबर अक्टूबर तक चलने वाला चक्र है। इसकी फसल पूरे वर्ष भर की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बरसात की किस्म जो होती है उनको जुलाई अगस्त में बुवाई की जाती है और गर्मियों की किस्म की बुवाई अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की जाती है। अब कुछ किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उनका के प्रश्न थे, तो उनको मैंने कहा कि चलो हम बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। किसान भाइयों, टमाटर की जो फसल है उसके लिए जो उन्नतशील किस्म है वो आपकी मिट्टी की क्वालिटी और आपका क्षेत्र कौन से क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जलवायु, इन सब पर डिपेंड करती है। तो आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित किस्में चल रही हैं वो आप जो भी कंपनियां वहाँ पर उसके एनवायरनमेंट को देख करके जो बीज की सप्लाई कर रही हैं तो बेहतरीन कंपनी की आप बीज ले सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से अभिलाष और हिमसोना आदि ब्रांड हैं और बहुत सारे ब्रांड हैं। आप जो भी सिंजेंटा कंपनी, बहुत सारी कंपनियां सीड सप्लाई कर रही हैं, तो आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी देख करके सीड ले सकते हैं। अब बात करें जो दोस्तों पौधरोपण की, सबसे पहले क्योंकि टमाटर की खेती करने के लिए नर्सरी तैयार की जाती है, तो जो भी टमाटर की फसल है उसकी मिट्टी का भी पीएच वैल्यू जो है 5 से लेकर के 7.5 का पीएच होना चाहिए। यानी कि मिट्टी जो है काली दोमट मिट्टी ज़्यादातर इसके लिए उपयोगी रहती है। बहुत सारे किसान भाई अच्छे लेवल पर जब टमाटर की खेती करते हैं तो मिट्टी की जांच करा लेते हैं, तो मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं सुविधा न होने पर मिट्टी की जांच नहीं करा पाते, तो उसके लिए काली दोमट मिट्टी, ऐसी मिट्टी जहां पर जल भराव न होता हो, इस फसल के लिए बेहतर होती है। अगर मिट्टी थोड़ी सी क्षारीय है यानी कि 7.5 से ज़्यादा पीएच है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं और सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। ये कार्य जिप्सम का प्रयोग बुवाई से पहले गर्मियों में गहरी जब जुताई करते हैं उस समय करना चाहिए। उसके बाद परेवा लगाना चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। खेतों में जब आप पर्याप्त सल्फर और जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो पीएच का मान उसका नियंत्रित हो जाता है। इसकी जलधारण क्षमता भी मिट्टी की बढ़ जाती है दोस्तों। अब आप फसल तैयार करने के लिए पहले गहरी जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद रोटावेटर वगैरह आदि की सहायता से मिट्टी को भुरभुरा बना लेंगे। उसके बाद जो है इसके बेड विधि से इसकी बुवाई करना बेहतर रहता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें सीड की तो प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दो तरह की विधियां ज़्यादातर किसान भाई अपनाते हैं। एक तो सीधी लाइन में टमाटर की बुवाई करें और दूसरा जिगजैग विधि से बुवाई करें। अगर आप सीधी लाइन में बुवाई करते हैं तो 8 से 10,000 पौधे लगेंगे। उस समय केवल 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जिगजैग में बुवाई करते हैं तो करीब करीब 14 से लेकर के 15,000 पौधे लग जाते हैं और उस समय थोड़े से ज़्यादा यानी कि करीब 150 से 200 ग्राम बीज भी लग सकता है। आवश्यकता अनुसार बीज में घटाबढ़ी हो सकती है। इसको आप अनुभवी या जो भी कंपनियां सप्लाई करती हैं उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। मिट्टी आपकी उपजाऊ है, भुरभुरी है, उसके अंदर सभी पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है, आपने जांच करा ली है, तब ज़्यादा रसायन की खादों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। उसमें आप गोबर की खाद ले सकते हैं, 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ डाल सकते हैं और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली वगैरह के बारे में और अन्य खलियों के बारे में हम पहले जानकारी दे चुके हैं, तो उसका भी आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो उर्वरक हैं या जो पोषक तत्व उनकी कमी है, तब आप NPK 12-32-16 50 kg ले सकते हैं, या अगर ये उपलब्ध नहीं है तो DAP आप 50 kg ले सकते हैं।
और इसके साथ दोनों में से एक लेंगे, NPK 12-32-16 या DAP। इसके साथ आप 50 kg सिंगल सुपर फास्फेट भी मिला सकते हैं। इसके साथ बेहतरीन काम के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप पोटास की पूर्ति के लिए यानी पोटेशियम तत्व की पूर्ति के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटास 50 kg का बैग 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। अगर खेती में दीमक का प्रकोप रहता है या अंदर सुंडी वगैरह लगती है तो आप कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। दीमक होने पर फिप्रोनिल 0.3% दानेदार आती है, उसका 3 से 5 kg प्रति एकड़ में आप डाल सकते हैं अंतिम जुताई के समय खेती में, जब आप खेत तैयार करते हैं। अगर आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फिप्रोनिल वगैरह से का प्रयोग करने से या कोई भी बैंक जो ज़्यादा विषैले कीटनाशक है उनका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मित्र कीट भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और मित्र कीट मरने से हमें बहुत सारे नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके ज़्यादा प्रकोप नहीं है तो आप जो है नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम की खली आप 20 kg प्रति एकड़ आप अच्छी तरह से उसको पीस करके और उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के कई तरीके हैं, हम पिछली बार वीडियो में भी बता चुके हैं। और इसके साथ आप गोबर की सड़ी गली खाद अगर आप 2 से 3 ट्रॉली डालते हैं तो उसके साथ आप सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर सरसों की खली आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बहुत सारी खलियां हैं। आपको खली के बारे में या हमने जो सघन उर्वरक कार्बनिक खादों के बारे में एक वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसके बाद कोई भी खली का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं आप, जिसमें आप सोयाबीन की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी खलियाँ, तिल की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अरंड की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, महुआ की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, सूरजमुखी की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली के अलावा अन्य जो खलियाँ हैं उनमें आप 500 ग्राम से लेकर के 1 kg प्रति एकड़ कोई भी जो घुलनशील सल्फर होती है उसका प्रयोग अवश्य मिला करके करें, अन्यथा फंगस अटैक का खतरा बना रहता है। उसके बाद बेड विधि से आपको अगर बुवाई करनी है तो बेड से बेड की दूरी आपकी 2.5 फीट होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई भी 2.5 फीट होनी चाहिए और ऊंचाई जो बेड की है वो 1 फीट के आसपास होनी चाहिए। दोस्तों, अब सिंचाई का जो तरीका है, अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं और बेहतरीन उत्पादन चाहते हैं, निरोगी फसल चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन के द्वारा अगर आप करते हैं तो उसकी ड्रिप वाली जो लाइन है आप लगा दीजिए। मल्चिंग पेपर का भी प्रयोग अगर और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, मल्चिंग पेपर खरपतवार से भी बचाएगा और मल्चिंग पेपर के प्रयोग से और ड्रिप एरीगेशन से आप बहुत सारे आप फर्टिलाइजर्स के प्रयोग में भी बचत कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन भी इनकी सहायता से होता है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो इसमें सिंचाई भी कम आवश्यकता होती है। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर मल्चिंग पेपर का प्रयोग और ड्रिप एरीगेशन बेहतरीन जो है साबित होता है किसान भाइयों। अब हम अगर मल्चिंग पेपर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद उस पर छेद करने होते हैं। आप छेद कर देंगे और छेद करने के बाद पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट से 1.5 फीट रखेंगे। अगर आपने सीधी लाइन में करना है तो 1 फीट रख सकते हैं। अगर आप जिगजैग में करना चाह रहे हैं तो 1.5 फीट की दूरी रखेंगे, 1.5 से 2 फीट भी रख सकते हैं और जिगजैग में आप छेद कर देंगे और फिर उसके बाद जो है ड्रिप की पाइपलाइन बिछाएंगे और फिर आप जो है पौधारोपण की तैयारी करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आप अब बात करते हैं नर्सरी के लिए किस तरह से हम नर्सरी तैयार करें। तो नर्सरी के लिए आप ज़्यादातर किसान भाई जो प्रयोग में लेते हैं वो प्लास्टिक के कप भी आते हैं, थर्माकोल के कप का भी प्रयोग करते हैं। नॉर्मल एक बेड बना करके उस पर भी नर्सरी पैदा करते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है किसान भाइयों प्रो ट्रे का। आप प्लास्टिक की ट्रे आती हैं तो जो प्रो ट्रे विधि है उसका प्रयोग करें तो उसमें आप देखेंगे कि एक ट्रे के अंदर जो है काफ़ी सारे पौधे लगाए जा सकते हैं। करीब 1 एकड़ के लिए 80 से 100 ट्रे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसका आप क्योंकि एक बार अगर आपने खरीद ली तो कई सालों तक चलती है वो। अब इसके लिए आपको जो खाद तैयार करनी है वो आपको विशेष खाद तैयार करनी है, वो आपको कोकोपीट लेना है। अब आप 1 एकड़ की हम बात करें तो आपको करीब 25 से 30 kg कोकोपीट की आवश्यकता होगी।
इसमें वर्मी कंपोस्ट 10 से 15 किलो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होगी। वो आप बेहतरीन क्वालिटी का, अगर केले के पत्तों का कोई वर्मी कंपोस्ट बनाता है तो उसका प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसकी आवश्यकता होगी। और इसमें आप 5 केजी नीम की खली भी मिला लें। इन तीनों का बेहतरीन मिश्रण बना करके और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमी, इसमें पानी मिला लें और नमी पैदा कर लें। नमी पैदा करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रो ट्रे के अंदर भर दें और भरने के बाद उसमें 2 से 3 बीज प्रति छेद, यानी कि जो उसमें पौधा लगाना है उसके अंदर लगाएं। और लगाने के बाद इसको, अगर आपको फिर भी अगर आपने नीम की खली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं आप, और तो आपको फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएल की साफ का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम होती है, उसका प्रयोग आप कर लेंगे। उसको करेंगे तो वो आपको 150 ग्राम वो भी इसके अंदर ही मिला देनी है, कोकोपीट खाद के अंदर ही। उसको मिलाने के बाद उसको भर देंगे। भरने के बाद आप इसमें एक चीज़ और मिला लेंगे, 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी मिला लेंगे किसान भाइयों। 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिलाने के बाद इन सभी का मिश्रण बना करके कोकोपीट ट्रे के अंदर भर के, और एक पौधे की जगह पर 2 से 3 बीज का प्रयोग करेंगे आप। तो इसको आप मल्चिंग पेपर की सहायता से बंद करके, ये सर्दी के दिनों में ज़्यादातर उपयोगी होता है, आप रख देंगे 2 से 3 दिनों के लिए, और 4 मैक्सिमम 4 दिन के लिए। क्योंकि जब हम इस तरह से पैक करके रख देते हैं तो अंकुरण जल्दी होता है, गर्मी पैदा होती है, हीट की वजह से जल्दी अंकुरण हो जाता है। अब अंकुरण हो जाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कहीं पे आप जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई एक बार जो है फुहारे विधि से सिंचाई करना ज़्यादा उचित रहता है। आप सिंचाई करते रहेंगे। अंकुरण होने के बाद आप देखेंगे कि जो पौधे स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया वृद्धि होकर के आ रही है, उसको तो रखेंगे, और जो बीमार से दिख रहे हैं या थोड़े हल्के हैं उनको आप उखाड़ करके अलग कर देंगे। ये इससे कि क्या है कि जब आप पौधारोपण करेंगे उस समय बेहतरीन पौधे आपकी बन के जाएंगे और उसकी लाइफ भी 100% उसकी संभावना रहती है वृद्धि होने की। अंकुरण हो गया, उसके 8 से 10 दिन के बाद इस पर फिर से फंगीसाइड का स्प्रे करना होता है। तो उसमें आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का फंगीसाइड इंडोफिल M45 ले सकते हैं। उसका 20 ग्राम प्रति टंकी, यानी कि जो 15 से 20 लीटर की टंकी आती है, उसमें डाल करके, और NPK 19-19-19 की जो मात्रा है वो 3 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डाल करके और उस पर स्प्रे करते रहेंगे, जिससे कि स्वस्थ पौधे, और उसमें अंदर पोटेशियम, थोड़ा सा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हो जाएगी इससे, और बेहतरीन पौध निकल के आएगी। इस तरह से जो है इसको हम पोषण करेंगे। और कीट, अगर ऐसा आपको लगता है कि पौध पीली पड़ रही है या उसमें थोड़ा सा कीटों का भी आक्रमण हो सकता है, तो आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, ज़्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं इमिडाक्लोरोपिड SL 17.8% का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लीफ माइनर, मिंडू कीट वगैरह, उनसे ये बचाव करेगी। इसका 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से डाल करके और स्प्रे 8 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहना चाहिए। और इस तरह से आप पर्याप्त नमी रखेंगे और सिंचाई करते रहेंगे, यानी कि फुहारे के माध्यम से इस पर संभवतः सिंचाई होती है, और समय समय पर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहेंगे, तो 25 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 दिन में स्वस्थ नर्सरी के पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपको पौधा रोपण करना होगा। अब पौधा रोपण करने के लिए आपको पहले फील्ड तैयार करना है किसान भाइयों। फील्ड तैयार करने के लिए आपने जब बेड तैयार कर लिए हैं, तो बेड तैयार करने के बाद अगर आपने मल्चिंग पेपर बिछा करके और छेद कर लिए हैं, तो इसमें भी आपको कीटनाशक का स्प्रे करना होगा। कीटनाशक वही आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, और फंगीसाइड का भी स्प्रे करना पड़ेगा। जिससे क्या है कि हम जानते हैं कि जब हमारे पौधरोपण होती है उससे 8 से 10 दिन तक हम कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देते पौधे को। जब भी हम कोई फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो पौधा स्ट्रेस में आता है, तो 8 से 10 दिन हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए हमें पहले ही मिट्टी को रोगाणु विहीन कर लेना चाहिए। अगर आप जुताई से पहले अगर आपने 30-40 दिन धूप लगाई है अच्छी तरह से मिट्टी को, तब इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि अब भौतिकवादी युग है और कहीं किसान खेतों को खाली नहीं छोड़ते, तब मिट्टी को रोगाणुरोधी करना आवश्यक है। उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का पहले ही जो है प्रयोग करना पड़ेगा। और 8 से 10 दिन
इस पर जब पौधारोपण हो जाए तो हल्के, अगर ड्रिप की सहायता से करते हैं तो 2 से 3 घंटे में हल्की हल्की आप ड्रिप चलाते रहेंगे। और अगर ड्रिप नहीं चला रहे हैं, नॉर्मल सिंचाई हो रही है, तो उसमें हल्की सिंचाई आप देते रहेंगे। और सिंचाई का जो अंतराल है वो 2 से 3 दिन बाद आपको हल्की हल्की सिंचाई करते रहना होगा। अगर आप इसमें स्प्रे करना होगा 7-8 दिन बाद, तो 7-8 दिन बाद जब आप स्प्रे करेंगे तो सबसे पहले आप 200 लीटर पानी में करीब 100 ml ह्यूमिक एसिड का एक स्प्रे कर देंगे। उसके बाद इसमें 10 दिन बाद यानी 2-3 दिन बाद उसके NPK 19-19-19 का 500 ग्राम लेकर के, अगर ड्रिंचिंग की सहायता से करते हैं तो 500 ग्राम 200 लीटर पानी में आप ड्रिंचिंग की सहायता से दे देंगे। 2-3 दिन घंटे के अंतराल पर धीरे धीरे देते रहेंगे। और अगर आप स्प्रे ड्रिंचिंग का आपके पास साधन नहीं है तो स्प्रे करना चाहते हैं तो करीब करीब 1 लीटर मतलब 1 kg 19-19-19 और 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर देंगे। 200 से 300 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब किसान भाइयों, अब क्या करना है, अब पौधा धीरे धीरे अपनी वृद्धि करने लगेगा। जब पौधे की हाइट 1 से 1.5 फीट हो जाएगी तो आपको इसके आधार बनाने पड़ेंगे, यानी कि इसको हमें आधार देना है। आधार देने के लिए आपको बांस बल्ली की आवश्यकता पड़ती है। और बांस बल्ली लगा करके अगर आप उत्पादन करते हैं तो समझ लीजिए आप 70 से 80% उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और गुणवत्ता तो आप बेहतरीन प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब टमाटर का पौधा जमीन पर पड़ा होता है और उसमें मिट्टी लगती है तो फंगस के साथ साथ इंसेक्ट्स का भी अटैक होता है, तो टमाटर सड़ने लगते हैं और आपके उत्पादन घटता है। और एक बार अगर उसके अंदर फंगस पैदा हो गया तो फिर फसल भी नष्ट हो जाती है और बहुत सारे रोगों का भी इसमें अटैक होता है, जिसमें आप जानते हो कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट सर्दियों में काफ़ी मात्रा में जो नमी रहती है 15 से डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाता है तो इन रोगों का भी प्रकोप होता है। तो इससे बचाने के लिए आपको आधार लगाना होगा और आधार लगाने के लिए 10 से 15 फीट की दूरी पर आपको बांस या बल्ली गाड़ने पड़ेंगे मजबूत, और इनकी ऊंचाई जो 8 से 10 फीट होनी चाहिए। और अब आप इस पर बेस पर एक रस्सी बांध करके सुतली की सहायता से समय समय पर पौधों को आवश्यकता अनुसार बांधते रहेंगे। पहली बार जब पौधा 1.5 से 2 फीट का हो जाएगा तब बांधेंगे। उसके 15 से 20 दिन बाद पुनः पौधे की लंबाई 1.5 से 2 फीट बढ़ जाती है तो दूसरी बार बांधेंगे। ऐसे ही आवश्यकता अनुसार पौधा 5 से 6-7 फीट तक लंबा होता है और आप इस तरह से जरूरत पड़ने पर समय समय पर पौधे को सुतली की सहायता से बांधते रहेंगे। तो अब ये तो रहा एक तरह से उसका जो वह तरीका जिसमें आप पौधे को तैयार करेंगे। अब किसान भाइयों मैं बात करता हूं कि बेहतरीन उत्पादन के लिए जब फूल आएंगे, फल आएंगे तो उनके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, आपने सारी मेहनत करी, फूल आए लेकिन फल नहीं आए। कभी कभी फूल ही नहीं आ रहे हैं, पौधा खूब लंबा हो गया है, लंबा चौड़ा बढ़ गया है, लेकिन फूल ही नहीं आ रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों को हम बेहतरीन उत्पादन के लिए क्या सावधानियां बरतें, किन किन खादों का प्रयोग करें, इसके लिए भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले किसान भाई आप ध्यान रखें कि बेहतरीन फूलों के लिए जब आपके पौधे 30 दिन के हों, पौधे 45 दिन के हों और पौधे 60 दिन के हों, यानी प्रत्येक 15 दिन पर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर का स्प्रे करना आवश्यक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आते हैं बहुत सारी कंपनियों के, वो आप ले सकते हैं। अगर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि फूल तो आ रहे हैं बेहतरीन लेकिन वो फल में परिवर्तित नहीं हो पाते और समय से पहले ही झड़ जाते हैं, उसकी समस्या के लिए आप प्लानोफिक्स नाम की दवा आती है, 3.5 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 5 से 7 सप्ताह में पीले फूल आपको दिखाई देने जाने चाहिए, यानी कि 30-35 दिन बाद आपको फूल दिखाई देंगे भयंकर। एक बात ध्यान रखें, जब आपका भरपूर फूल आ जाए तो पौधे को थोड़ा सा हमें तनाव देना होता है, यानी कि जब फूल आए तो 7 से 8 दिन आप उसकी सिंचाई को रोक दें, जिससे जब पौधा ज़्यादा थोड़ा हल्का तनाव में रहेगा तो फूल में भी वृद्धि होगी और फूल अगले 2-3 दिनों के अंदर थोड़े छोटे हरे रंग के टमाटरों में भी परिवर्तित हो जाएंगे। ये एक अच्छा लक्षण है अच्छी फसल उत्पादन के लिए। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इस पर जो रस चूसक कीड़े हैं, थ्रिप्स हैं, फंगस हैं, उनका नियंत्रण न हो, मतलब उनका अटैक न हो पाए, उनका पर्याप्त नियंत्रण समय समय पर आप करते रहिए। और मैंने जैसा बताया 30, 45 और 60 दिन पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर का, विभिन्न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक खाद का भी आप ड्रिप की सहायता से या अगर सिंचाई देते हैं तो सिंचाई के साथ स्प्रे लगाते रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके उत्पादन में बेहतरीन वृद्धि होगी, बम्पर उत्पादन होगा और फसल यानी कि जो आपका फसल उत्पाद है उसमें भी गुणवत्ता में भयंकर वृद्धि होगी। पहले ये जान लेते हैं उससे पहले कि
अगर फूल आते हैं और फूल झड़ जाते हैं या फलों में परिवर्तन नहीं हो पाते हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं किसान भाइयों, तो इन कारणों को आप जान लेंगे और इनका उपाय करेंगे समय समय पर, तो निश्चित रूप से अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर फूल हुए हैं, कुछ लोग गार्डनिंग भी करते हैं और गार्डनिंग में या आपका पॉली हाउस है या बंद जगह आपने नेट हाउस बना रखा है, उसके अंदर ज़्यादातर ये समस्या आती है कि फूल आते हैं लेकिन वो फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसका मतलब है कि उसमें पर्याप्त परागण नहीं हो पा रहा है, निषेचन नहीं हो पा रहा है, अनसफिशिएंट पॉलिनेशन हो रहा है। उसके लिए आप यानी मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए चाहे फील्ड में हो रहा हो चाहे पॉली हाउस में हो रहा हो, उसके लिए सबसे पहले मधुमक्खियों को या मित्र कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए आप विभिन्न जगह पर बड़े फूल वाले गेंदा के अट्रैक्टिव पीले और लाल फूलों वाले गेंदा के पौधे लगा सकते हैं बीच बीच में, तो आप इससे पॉल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉली हाउस के अंदर हो रहा है या इंडोर प्लांट लग रहे हैं तो उसको कृत्रिम तरीके से हल्का कंपन पैदा करके या पंखे की सहायता से कंपन पैदा करके पॉलिनेशन को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा जो कारण है वो है या तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। किसान भाइयों, सर्दियों में अगर 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है तब भी पॉल्यूशन कम होता है, और गर्मियों में अगर आपका टेम्परेचर 30-35 डिग्री से ऊपर जा रहा है तब भी पॉलिनेशन मतलब कम हो जाता है। तो जो सबसे बेहतरीन तापमान है वो है आपका 87 डिग्री फ़ारेनहाइट या 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दिन का, और रात का जो है 76 फ़ारेनहाइट अर्थात 24-25 डिग्री तापमान रात का। ये अगर तापमान रहता है तो बेहतरीन फ्लावरिंग होगी और बेहतरीन पॉलिनेशन होगा। अब ये इसमें आप इसको इस तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो फुहारे के द्वारा सिंचाई करके पर्याप्त नमी रख करके, और जो है फुहारा जगह जगह पर आप फुहारे लग करके या पॉली हाउस के अंदर भी कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं। और अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में भी पानी लगा करके तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है किसान भाइयों। अगर अब तीसरा जो कारण है वो है अपर्याप्त रोशनी। किसान भाइयों, ये सर्दियों के समय समस्या आती है। अगर बादल हो रहे हैं, लगातार घना कोहरा है, ऐसे समय में रोशनी, उनको पर्याप्त धूप नहीं मिल पा रही है। फूल आने के लिए 8 घंटे उनको धूप या रोशनी मिलना आवश्यक होता है। तो ऐसे समय में भी आपका जो है हो सकता है कि फ्लावरिंग कम हो या पॉलिनेशन कम हो। सर्दियों के दिनों में जो आपके है, आप इंडोर पौधों के अंदर ग्रो लाइट का प्रयोग करें, और जहां इंडोर पौधे हो रहे हैं तो ग्रो लाइट जो है पौधों के ऊपर 1 से 2 इंच ऊपर होने चाहिए, तो सर्दियों में उसमें भी आप अच्छा पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद पोषक तत्वों की कहीं कमी तो नहीं है, पौधा पीला तो नहीं पड़ रहा है, तो पोषक तत्वों की अगर कमी है तो समय समय पे आप पोषक तत्वों का भरपूर प्रयोग करके भी आप अच्छा पॉलिनेशन कर सकते हैं। समयानुसार पौधे की कटाई छटाई भी होनी चाहिए। अब एक बार आपने फसल ले ली है, जो आपका टमाटर टूट गए, अब उस समय आपकी कटाई भी आवश्यक है, तो सही कटाई भी होनी चाहिए। अब एक आदर्श तापमान बताई दिया मैंने, दिन के अंदर और रात के अंदर वो होना चाहिए। फूल फल आते समय 1 सप्ताह के लिए सिंचाई को रोक देना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया, सावधानी है क्योंकि तनाव की आवश्यकता होती है। एक और कारण है, बहुत अधिक आर्द्रता होगी या शुष्क वातावरण होगा। गर्मियों में तो शुष्क वातावरण हो सकता है और सर्दियों में बहुत अधिक आर्द्रता हो सकती है। तो आदर्श जो आर्द्रता है वो 40 से लेकर के 70% मॉइस्चर होना चाहिए। तो अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में अगर शुष्क वातावरण हो रहा है तो आप फुहारा विधि से आर्द्रता बढ़ा सकते हैं और सिंचाई विधि से आर्द्रता बढ़ा सकते हैं। और सर्दियां हैं तो किसान भाइयों, सर्दियों में अगर ज़्यादा आर्द्रता हो रही है तो उसमें आप पॉली हाउस के अंदर तो नेट लगा करके और लाइट का प्रयोग करके आर्द्रता को कम किया जा सकता है। बाकी खुले में इसका कोई उपाय नहीं है। एक कारण और है दोस्तों, हम भरपूर यूरिया का प्रयोग कर जाते हैं। जब कभी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब भी फूल झड़ते हैं और पॉलिनेशन नहीं होता है और फल कम आते हैं। तो आप ये विशेष करके ध्यान रखें कि यूरिया का या नाइट्रोजन का नियंत्रित प्रयोग करें, और कम मात्रा में अगर आप नाइट्रोजन पर्याप्त यानी जितनी आवश्यक है उतनी मात्रा में अगर आप नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो अब भी बेहतरीन फूल और फल का उत्पादन होगा। अगर फिर भी ऐसी समस्या आ रही है कि ज़्यादा नाइट्रोजन लग गई है तो पोटेशियम से भरपूर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है या पोटास का प्रयोग आप कर देंगे वहाँ पर, तो ये समस्या का भी निदान हो जाएगा और कीट और फंगस से आप बचाव करते रहें। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से बेहतरीन उत्पादन होगा, बम्पर उत्पादन होगा, इसके साथ निरोगी फसल होगी और फसल की गुणवत्ता भी बेहतरीन होगी, मार्केट में दाम भी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों को शेयर करना वीडियो को न भूलिएगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।